हाय गाइस, वेलकम टू सखी कथा। एपिसोड कौन सी है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मेरा चेहरा देख के समझ में आ रहा होगा कि थोड़ी देर पहले मैं रो रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। फाइनली मैंने ऐसे सोचा, जब मैं रो रही थी तब मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को ना पहले से यहाँ तक देख रही थी, हर एक जर्नी को। और उसके बाद मुझे लगा मुझे एक सखी कथा का एपिसोड बनाना है अभी का अभी, क्योंकि अभी का जो मेरा फीलिंग्स है ना वो मैं किसी और टाइम कभी भी मतलब बिल्कुल सच धज के लाइफ के साथ वो फीलिंग्स नहीं आती मेरी लाइफ में। ओके, तो मुझे लगता है ये जो वीडियो है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शायद मेरी तरह इन प्रॉब्लम्स से अभी फेस कर रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स को अभी फेस कर रहे हैं, ताकि उनके लाइफ में ना मतलब ऐसा ना लगे कि सिर्फ ये प्रॉब्लम आप ही फेस कर रहे हो और कोई। तो मेरी आज की सखी कथा की एपिसोड जो है उसकी टॉपिक क्या है, उसकी टॉपिक ये है कि मेरी लाइफ की जर्नी बहुत हार्ड से हार्ड तक, और कैसे मुझे उस हार्ड वाली जो टाइम है उसे मैंने कैसे स्पेंड किया, कैसे एक के बाद एक स्टेजेस आए और कैसे आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो। मैंने कैसे खुद को मोटिवेटेड रखा और काइंड ऑफ ऐसा, मुझे एग्जैक्टली इसका नाम भी क्या मैं बोलूँ वो भी मुझे नहीं पता। तो मेरी लाइफ की स्ट्रगल्स बोल सकते हो, हाँ एग्जैक्टली मेरी लाइफ की स्ट्रगल्स को लेके ये सखी कथा है। और मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में कोई भी कट ना करने की, ताकि जो रियल फीलिंग्स है वो आप समझ सको। आप बिल्कुल इस कैमरा के थ्रू आपके पास, आपके दिल तक पहुंचे मेरी फीलिंग्स। ओके, तो मेरी जो लाइफ की स्ट्रगल्स है वो स्टार्ट हुई क्लास 10 में मैं जब थी तब से। ओके, बिकॉज ऑफ माई फादर। उनके बारे में मैं डिटेल में कभी बाद में अगर मुझे फील हुआ, जैसे कि आज फील हुआ है, अगर मैं कभी भी फील हुआ कि मैं बोलूँ तो शायद मैं बोलूँगी, अदरवाइज मैं नहीं बोलूँगी। जो भी हो, कल जब मैं क्लास 10th में थी तब मेरी फैमिली मतलब मेरी मम्मी, मेरे 2 ब्रदर्स और मैं एक बहुत बड़े फिनेंशियल क्राइसिस को देखा जो सिर्फ हमें ही संभालना था। ओके, और मैं बहुत छोटी थी और मेरे छोटे भैया भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे तब, वो कॉलेज में था। मेरे बड़े भैया बस उससे थोड़े से ही बड़े हैं, तो उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर की, मेरे बड़े भैया के ऊपर। और वो अपनी बहुत कोशिश कर रहा था कि फिनेंशियली सब कुछ अच्छे से चले, और वो कर भी रहा था, चल रहा था हमारा सब कुछ। और उस टाइम से मैंने देखा कि हाँ कैसे मुझे सेविंग्स करने के साथ साथ, ज़्यादा स्पेंड नहीं करने के साथ साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। और क्लास 10th में जब मैं थी तब मैं हमेशा पढ़ाई में बहुत मीडियोकर स्टूडेंट थी, लेकिन मतलब ऐसी वाली स्टूडेंट जो एग्जाम के 2 महीने पहले बहुत सीरियस हो जाते थे और जैसे भी हो उनको अच्छी मार्क्स लाना है, ऐसा कुछ मेंटेलिटी। तो मैं बिल्कुल वैसी स्टूडेंट थी। तो मेरी जब क्लास 10th होता है तो सबको बहुत प्रेशर होता है बोर्ड का। ओके, तो मेरे ऊपर भी था, मेरे घर से नहीं, मेरे घर से हमेशा यही था अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा इंसान बनो, जिंदगी में कुछ अच्छा करो, लेकिन मेरे खुद के ऊपर नंबर का वो प्रेशर था। ओके, तो मैंने माइंड सेट कर दिया मुझे सिर्फ 60% लाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे फर्स्ट डिविजन चाहिए। ओके, तो इससे पहले टेस्ट एग्जामिनेशन का रिजल्ट मेरा बहुत गंदा था, बहुत गंदा, क्योंकि उस टाइम मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी। और टेस्ट एग्जामिनेशन का रिजल्ट देख के ना मुझे लगा नहीं यार त्रिशा, अब तू पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ाई कर। और 2 महीने मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत। मेरे पास ट्यूशन अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास सिर्फ जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते थे, साइंस ग्रुप, सिर्फ उसी का ट्यूशन मैं लेती थी, क्योंकि मैं अपने घर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहती थी। जब भी मेरी मम्मी पूछती थी क्या तुम्हें ट्यूशन चाहिए, मैं हमेशा बोलती नहीं मम्मी, ये सब बुक देख के आसानी से हो जाता है, मुझे कोई ट्यूशन नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि मैं उन्हें भी ऐसा फील नहीं कराना चाहती थी कि फिनेंशियल क्राइसिस के वजह से मैं और ज़्यादा ट्यूशन नहीं ले पा रही हूँ। ओके, और तो मैं हमेशा ऐसी वाली थी और मैं साइंस ग्रुप पढ़ती थी सिर्फ, और बाकी के ट्यूशन में नहीं देती थी। और 2 महीने मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत अच्छे से, और मेरे सारे एग्जाम्स अच्छे जा रहे थे एकदम। देखने के बाद ऐसे चेक कर देना कौन सा कितना नंबर आएगा, और वैसे चेक किया और मुझे सब कुछ सही लग रहा था। और लास्ट एग्जामिनेशन था मेरा मैथमेटिक्स का। ओके, तो मैथमेटिक्स में मैं मीडियोकर थी, मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं था, सिर्फ 50 का एक्सपेक्टेशन था कि मुझे 50 मिल जाए। ओके, और वैसे ही पढ़ाई कर दी थी मैं। ओके, और इसमें क्या हुआ, मेरा एक दोस्त आके मुझे बोला कि मेरे पास क्वेश्चन मार्क मिल गया यार, मेरे पास तो यही क्वेश्चन आने वाला। मैंने कहा ऐसा सच में? ओके, मैं भी छोटी हूँ, मैंने उसके बाद में बिलीव कर लिया। वो भी छोटा था, वो भी बहुत अच्छा फ्रेंड है अभी भी मेरा, उसका भी कोई गलती नहीं है। तो हम दोनों, हम और भी 3-4 लोग इस चीज़ में बोला हाँ ऐसा है
सच में ये एग्जामिनेशन था, और मैंने उसे मान लिया कि हाँ ये एग्जामिनेशन का मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो मैंने सिर्फ उसी चीजों को बार बार रट्टा मारा कि ऐसे ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा कि हाँ यही आएगा और कुछ नहीं। ओके, और मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं लिया। 2 दिन के बाद मेरा एग्जामिनेशन हॉल में मैं जब गई, मैंने देखा वो क्वेश्चन नहीं था। क्योंकि अगर कोई भी छोटा बच्चा इसे देख रहा है, टीनेजर्स जिसके सामने एग्जाम्स है, प्लीज इन सारी चीजों को मैं कभी भी बिलीव मत करना। मैं बहुत छोटी थी, मैंने अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं किया, इसलिए मैंने उसे बिलीव कर दिया था, और मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की वजह से खोया है। वो है शायद कॉन्फिडेंस, जो भी हो। उसके बाद जब मैं हॉल में गई ना, मेरा 15 मिनट ना ऐसे बस हाथ कांप रहे थे, और मैं बस सोच रही थी अरे यार मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि मेरा जितना प्रिपरेशन था उसमें मैं कम से कम 50 तो ला पाती। और पूरा मेरा एग्जामिनेशन में क्या बताऊं, मतलब इतना नर्वस हो गई थी मैं, बता नहीं सकती। और उसके बाद बहुत गंदा गया मेरा मैथ्स एग्जामिनेशन, बाकी का सारा एग्जाम बहुत अच्छा था। उसके बाद रिजल्ट की बारी आई, और मेरी बैड लक की तो वाह 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 वाह, क्या बताऊँ क्या बैड लक है मेरी परसेंटेज आई 59.3%। 480 में यहाँ पे वेस्ट बंगाल में तब फर्स्ट डिवीजन आता था, मतलब 60%, और मेरा 473 आया, 7 नंबर कम। ओके, और मैथमेटिक्स का नंबर के वजह से ही वो ऐसा हुआ, अदरवाइज मेरे 2 सब्जेक्ट में 80 प्लस आए थे, एक है लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस। ओके, बट क्या हुआ फिर, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई उस टाइम कि मुझे सिर्फ 60% नहीं तो लाना था, भगवान सिर्फ 7 नंबर मुझे नहीं मिला। क्योंकि तब उस टाइम में ना मैं बहुत छोटी थी, उस टाइम में नंबर्स मैटर करते, अब मेरे लिए नंबर्स मैटर नहीं करते, लेकिन तब मेरे लिए नंबर्स मैटर करते थे। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैं किसी को बोल नहीं पाती थी मैं फर्स्ट डिवीजन आई, मुझे बोलना पड़ता था मैं सेकेंड डिवीजन आई, सिर्फ 7 नंबर की वजह से। उसके बाद ना प्रेशर और भी बढ़ गया जब मैं 11th में थी, 12th में थी, क्योंकि मुझे तब फर्स्ट डिवीजन लाना ही था। और इतना प्रेशर था मेरे दिमाग में, जो मैंने खुद ही क्रिएट किया था कि मेरे को फर्स्ट डिवीजन लाना है। ओके, चाहे मैं ढेर सारे ट्यूशन ना लूँ, मुझे लाना है। ओके, और 11th 12th में मैंने अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट किया। 11th में मेरी जो मार्क्स थी वो काफ़ी अच्छी थी, 70% के करीबन। और जब 12th में मैं आई तब और भी ज़्यादा मेरे दिमाग में प्रेशर आना शुरू हो गया कि मेरे को तो बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, मेरे को बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। और उसी प्रेशर की वजह से मैं जब पढ़ाई करने बैठती थी मैं पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि वही ज़्यादा रहता था दिमाग में, मार्क्स 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 मार्क्स। एकदम सच बता रही हूँ, अगर किसी ने इस चीज़ को फेस किया हो तो ज़रूर बताना। और मैं पढ़ाई करती थी 2-3 घंटा बैठ के, उसमें से 2 घंटा इसी में निकल जाता था कि मेरे को अच्छा मार्क्स लाना है, मुझे खुद को प्रूव करना है, फिर फर्स्ट डिवीजन, मतलब वो मार्क्स इतना मैटर करने लग गया मेरे लिए। और उसके बाद जब टेस्ट एग्जामिनेशन आया, टेस्ट एग्जामिनेशन भी अच्छा गया, उसके बाद इतना प्रेशर हो गया मैं पढ़ नहीं पाती थी, मुझे रोना आता था, अजीब सा ही एक, शायद इसी सारी चीज़ों को डिप्रेशन बोलते हैं। मुझे तब इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, इसी सारी चीज़ों को शायद बहुत, मतलब मेंटल हेल्थ मेरी कंप्लीटली खराब हो गई थी उस टाइम। और फिर मुझे खुद को समझ में आया कि मैं इतना प्रेशर नहीं दे सकती, मुझे इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए अपने आप को। फिर मैंने एकदम छोड़ दिया कि चलो छोड़ो, जो होना होगा होगा, फर्स्ट डिवीजन से कुछ मैटर नहीं करता। 2 महीने पहले ओके मैंने छोड़ दिया, और सच में मैंने एकदम स्ट्रेस नहीं दिया, क्योंकि इतना स्ट्रेस हो रहा था कि जो मैं ले नहीं पा रही थी। और उसके बाद एग्जामिनेशन हुआ, एग्जाम आया, एग्जाम हुआ, सब कुछ सही हुआ, रिजल्ट आया, और फिर से मेरी लक वाह 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 59% ही आया। लेकिन इस बार मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि इस बार मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि 2 महीने पहले ही मैंने एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया था। तो जो फिर से फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, फिर से वही मतलब 10th वाली सेम मार्क्स 59%, लेकिन मैं खुश थी। वो इसलिए क्योंकि मैंने स्ट्रेस नहीं दिया था, मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि चलो छोड़ो जो होगा। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में एंटर हुई, कॉलेज में एंटर होने से पहले मेरे मन में बहुत सारे सपने थे। ओके, कि मैं एयर हॉस्टेस बनूं, मैं फैशन डिज़ाइनर बनूं। मैं सच कहूँ तो ऐसे नॉर्मल ग्रेजुएशन वाली ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, या फिर मैं BBA करूँ, MBA करूँ, ऐसा बहुत सारा कुछ सपना था मेरे माइंड में। ओके, मैं सच में बोल रही हूँ, मैं अकेले बैंक भी गई।
अकेले बैंक भी गई सिर्फ ये जानने के लिए क्या मुझे एजुकेशन लोन मिल सकता है कंप्लीट 100% इसके लिए, क्योंकि मैं ये पढ़ना चाहती हूँ वो पढ़ना चाहती हूँ। तो वहाँ से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला उससे मुझे समझ में आया कि बैंक भी यार कुछ बिना देखे, मतलब तुम्हारी पापा की सैलरी या फिर तुम्हारी अर्निंग कुछ ना देखे कंप्लीट 100% जो लोन है एजुकेशन लोन वो भी नहीं देती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूँगी। ओके, उसके बाद मैंने देखा कि उसके बाद मैंने सोचा ठीक है मैं एमबीए करने का टारगेट रखी हूँ, क्योंकि एमबीए तब एक ऐसा चीज़ था जो सब लोग बोलते थे कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एमबीए करने से आपको मिल सकती है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नॉर्मल कॉलेज में ही मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट करती हूँ, जो कि बिल्कुल बीबीए ही है, काइंड ऑफ बीबीए ही है, तो इसके बाद मैं एमबीए कर सकती हूँ। तो फिर मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट लिया और मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। ओके, तो मेरी कॉलेज लाइफ जो थी वो अच्छी थी, अच्छी फ्रेंड्स थी कुछ, और फिर फ्रेंड्स के साथ कुछ गड़बड़ भी हो गया था, तो उस टाइम भी थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस मेरे ऊपर था। और मैं जब कॉलेज में थी हाँ, और एक चीज़ मेरी लाइफ की वो है डांस मैं हमेशा बचपन से ही करती थी और कभी भी मैंने उस टाइम डांस को कभी भी नहीं छोड़ा था। तो मैं कॉलेज में थी, मैं डांस भी करती थी और फिर मैं पढ़ाई भी कर रही थी। और उस टाइम कॉलेज में जब मैं शायद फर्स्ट ईयर में थी तब एक प्रोग्राम आया था देव खुज्जे देव देवी। एक्चुअली ये बंगाली टीवी चैनल का एक बहुत बड़ा डांस रियलिटी शो था। तो मैं उस प्रोग्राम में गई, ऑडिशन दिया, मैं सिलेक्ट हुई, बहुत खुश थी, बहुत खुश, क्योंकि आपके लाइफ में जब आप कुछ चाहते हो उससे ज़्यादा मिल जाता है तो आपको बहुत खुशी होती है। तो ऑडिशन में सिलेक्ट होने के बाद मैं प्रैक्टिस करती थी। इवन उसमें ना एक कपल डांस था, तो मेरा जो पार्टनर था ना वो मोस्टली लेट आता था, लेकिन मैं इतनी दूर से जाती थी, हमेशा सही टाइम पे जाती थी। इवन कपल डांस मैं अकेले प्रैक्टिस करती थी, वो लोग देखते थे, मतलब सब लोग मुझे हमेशा बहुत अप्रिशिएट करते थे कि अरे यार। और मैं कभी भी अपनी पार्टनर के ऊपर गुस्सा भी नहीं होती थी, तुम क्यों लेट आए ये वो, मुझे हमेशा ना हाँ मुझे अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना। और उसके बाद उस फाइनल जो कंपटीशन था उस वो दिन आ गया और उस दिन मैंने परफॉर्म किया, अपना 100% मैंने दिया। और धीरे धीरे ना मेरी लाइफ में एक्सपेक्टेशन कम हो रही थी और डांस में बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं कुछ भी करूँ उसमें, कुछ भी जीतूँ, कुछ भी हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं था। और फिर उसके बाद उस प्रोग्राम में, और हाँ ऑफकोर्स ये सारी बातें बोलते बोलते ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा था, फुल्ली 100% सपोर्ट था। मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी, मेरे दोनों भैया थे वो हमेशा कॉल करके पूछते थे तेरा डांस कैसा चल रहा है। और तब तक मेरे दोनों भैया भी अर्न करने लगे थे, क्योंकि मेरे छोटे भैया भी तब उनका भी ग्रेजुएशन हो गया था, वो भी अच्छा जॉब करने लग गया था। तो वो एक अच्छा पीरियड था हम लोगों के लाइफ का। मेरे बड़े भैया भी अच्छा अर्न कर रहे थे, मेरे छोटे भैया भी अच्छा अर्न कर रहे थे और मैं पढ़ाई भी कर रही थी, डांस भी कर रही थी। और फिर उस कंपटीशन में जब फाइनल डे आया, मेरे घर वाले सारे सामने बैठे हुए थे, मुझे पता है, मतलब एकदम याद आ रहा है अभी भी। और फिर स्टेज में आया, स्टेज में अगर आप बंगाली हो तो समझ में आएगा, देव आया है, क्योंकि वो बंगाली हीरो है। मैं उसकी बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन उस टाइम मैं उसे भी नहीं देख रही थी, मेरे माइंड में कुछ और ही चल रहा था। ओके, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, हमेशा से मानती थी और अभी भी मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। जो सब लोग खड़े हुए थे, मैंने बस ऐसे जब ऊपर देखा ना, मैंने सच में भगवान को देखा और मैंने बस उनको ऐसे बोला कि हो सके तो कोई पोजीशन दे देना, हो सके तो कोई पोजीशन दे देना। इस बात को ज़रा नोटिस करना। मेरी लाइफ में ऐसा था कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, मतलब होता है ना आपकी लाइफ में ख़राब होते होते आपकी एक्सपेक्टेशन चली जाती है चीज़ों के ऊपर से, तो वो स्टेज आ गया था मेरी लाइफ का। ओके, तो मैंने ऐसे बोला गॉड को कि हाँ अगर कुछ पोजीशन पॉसिबल हो तो दे देना। मैंने अपना 100% लगाया, उसके बाद भी मैं गॉड से नहीं मांग रही हूँ कि मुझे कोई पोजीशन दे दो। ओके, और उसके बाद ऐसे आया थर्ड रनर अप कौन है, सेकंड रनर अप कौन है, फर्स्ट रनर अप कौन है, और फिर विनर की बारी आई। और जब सच कहूँ तो मैंने सोचा कि अरे यार मैं सेकंड भी नहीं आई, मैं तो जनरली सेकंड तो कम से कम आ जाती, चलो छोड़ो क्या बात है। फिर मैंने देखा कि जो विनर था वो मैं थी। ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने अपने आप की खुशी नहीं देखा, मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा, वो सामने बैठी हुई थी, वो रो रही थी और मुझे इतना प्राउड फील हुआ उस दिन अपने आप पे। मुझे लगा यार
मेरी मम्मी के आंखों में ये खुशी के आंसू, मैं स्टेज से बोल रही थी रोना मत रोना मत। ओके, तो वो मेरी लाइफ में एक ऐसा स्टेज था जब मुझे लगा अरे यार मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे से कुछ नहीं होगा। ओके, भगवान है। ओके, शायद ये जो स्टेज था, उस दिन का जो स्टेज था, वो मेरी लाइफ का एक ऐसा स्टेज था जो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया था, जीरो हो गया था। किसी भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन नहीं, बस करे जाओ। वो मेरे एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा हाई हुआ। मैंने सोचा हाँ अगर मैं अच्छा काम करूँ तो अच्छा हो सकता है। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हद तक इम्प्रूव हुआ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है उस शो में मैं जब गई थी तब आपसे बहुत सारे कुछ पूछते हैं पर्सनल, तुम क्यों डांस करती हो, क्या ये वो। तो उसमें मैंने बताया था मैं कभी भी फर्स्ट नहीं आ पाती हूँ किसी भी कंपटीशन में। मैं डांस बहुत पसंद करती हूँ लेकिन हमेशा मैं सेकंड या थर्ड ही आती हूँ, फर्स्ट मैं नहीं आती हूँ। और मैंने एक्सपेक्टेशन भी छोड़ दिया, मैंने उनको भी बताया था और मैं उस शो की विनर बन गई थी। और उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं मैं अच्छा डांस करती हूँ या फिर सही है सब कुछ। ओके, और उसके बाद मेरे कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे उनमें भी मेरे मतलब वो भी मेरे बारे में बोलने लगे, हाँ तृषा तुम तो मैंने टीवी में देखा तुम शो की विनर थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद मेरी कॉलेज लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई। कॉलेज लाइफ मेरा एवरेज था, फर्स्ट सेकेंड ईयर अच्छा था, उसके बाद थोड़ा फ्रेंड्स लोगों के साथ भी गड़बड़ हो गया यार तब थोड़ा सा बुरा हो। उसके बाद कॉलेज के बाद कॉलेज के शायद एकदम थर्ड ईयर्स में शायद मैं प्रिपरेशन कर रही थी स्कॉलरशिप के लिए। भरतनाट्यम डांस हो या फिर कोई भी इंडियन क्लासिकल डांस के ऊपर ना गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप देती है ताकि आप अपने डांस को आगे भी अच्छे से परसीव कर पाओ। तो स्कॉलरशिप के लिए मेरी जो प्रिपरेशन है मैंने उसे स्टार्ट किया उस टाइम। और उस टाइम फिर से मेरे नहीं हमारी लाइफ में फिर से एक बुरा फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम आ गया। मेरे दोनों भैया अपने 100% कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आने लग गए। फिर से हमारा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो फिर से आने लग गया, हमें दिखने लग गया कि अभी फिर से वही मतलब 100 रुपए के लिए ना मतलब सोचना पड़ता था कि 100 रुपये मैं स्पेंड करूँ या ना करूँ, फिर से वही प्रॉब्लम हो गया। और इन सारी चीज़ों में मैं इस वीडियो में ऑफ कोर्स मेरी मम्मी और फैमिली को बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहूँगी यार कि आप लोग हमेशा मेरे साथ थे, हमेशा। ओके, और मैं प्रिपरेशन कर रही थी, मैं साइकिल लेके ओके तो मैं उस टाइम मैं साइकिल लेके अपनी डांस क्लास जाती थी। और साइकिल लेके जाती थी, कम से कम साइकिल पे मुझे 15-20 मिनट लगते थे और फिर साइकिल लेके वापस आती थी। और ऑफ कोर्स जब भी आप डांस की बात करो तो आपको समझ में आता है कि आपकी बॉडी की कितनी एनर्जी वहाँ पे लगती है, आपको कितना मेहनत करना पड़ता है डांस करने के लिए। तो अचानक से ना मेरी साइकिल खराब हो गई। ओके, खराब होने के बाद मुझे ना घर से भी वो पैसे मांगने में बहुत शर्म आ रहे थे कि 500 रुपये दो कि मुझे अपना साइकिल रिपेयर कराना है। मैंने वो पैसे नहीं मांगे अपने घर से। मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, यहाँ से मुझे 30-40 मिनट्स लगेंगे, मैं पैदल चली जाऊँगी। ओके, और बहुत उस टाइम ना समर सीजन था, मतलब मेरे एकदम एग्जामिनेशन जो स्कॉलरशिप का एग्जामिनेशन था उससे 1-2 महीने पहले की बात मैं बोल रही हूँ, समर सीजन था। और मैं धूप में ही पैदल जाती थी और पैदल आती थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं रिक्शा में जाऊँ। और मेरी मम्मी बोलती थी हमेशा, मुझे पता है कि मेरे घर में ऑलरेडी पैसे कम है, अगर मैं वहाँ से पैसे लूँगी तो घर चलाने में मुश्किल हो जाएगा, तो मैं नहीं लेती थी। क्योंकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता यहाँ से इतना, मैं बल्कि मैं और भी ज़्यादा फिट हो रही हूँ अपने डांस के लिए, और भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है मेरा, यही सब मैं अपनी मम्मी को समझाती रहती थी। और मुझे एक दिन की बात बहुत याद आ रही है। उस दिन यार मेरा सैंडल भी टूट गया डांस क्लास जाने के टाइम, और घर में एक पड़ा हुआ सैंडल था, वो मैं पहन के निकल गई और वो इतना चुभ रहा था मैं बता नहीं सकती। 40 मिनट्स में चल की गई, मैंने डांस प्रैक्टिस किया, उसके बाद मेरा बॉडी चल नहीं रहा था, मैं चल नहीं पा रही थी। वही सैंडल पहन के मैं अपने घर तक वापस आई।
वही सैंडल पहन के मैं अपने घर तक वापस आई, और मैं बस यही सोच रही थी, हे भगवान मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तुम बस मेरा साथ देना, ओके, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, मैं कम से कम अपने डांस को आगे लेके जा पाऊँ। और फाइनली एग्जामिनेशन का टाइम भी आ गया, बहुत पास आ रहा था। और स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट आपको आपकी जो मतलब फेयर होता है ना ट्रेन में जाने का आने का, वो फेयर दे देता है 1000 रुपीज़ ऐसा कुछ, मतलब जो 500-600 का ट्रेन का सीट का जो कॉस्ट है वही दे देता है, तो ठीक है। लेकिन वो पहले नहीं देते, जब आप वहाँ पे पहुँचते हो उसके बाद देते हैं। तो उसके बाद जब फाइनली मेरा डेट आ गया कि इंटरनेट में दे दिया, इस दिन आप लोगों का एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन जनरली साउथ इंडिया में होता था तब, हाँ। तो उसके बाद मेरी कार्ड ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अभी कार्ड चेंज किया। तो जहाँ पे मैं थी वो था ये कि मेरी स्कॉलरशिप की एग्जामिनेशन की डेट आ गई, और मेरे पास फिर से पैसे नहीं थे जाने के लिए। और जबकि मैंने इतना मेहनत किया 3-4 महीने तक, और मेरी मम्मी ऐसी नहीं थी जो मुझे अकेला छोड़ते। मैंने उनको बहुत बार बोला, ओके अगर मैं अकेले जाती हूँ तो बहुत कम स्पेंड होगा, मैं अकेली चली जाती हूँ। मेरी मम्मी बोली नहीं, तुम्हें इतना दूर मैं अकेली नहीं छोड़ूंगी, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, अगर हम होटल में नहीं रुक पाए हम स्टेशन में रुक जाएंगे, लेकिन तुमने इतना प्रिपरेशन किया है तो चलो, ओके। और पता नहीं लास्ट में मेरा दिल एकदम टूट गया, मैंने सोचा चलो छोड़ो, मेरा अभी भी एज है, मैं फिर से नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लूंगी। इस साल इतना फाइनेंशियल क्राइसिस में अपनी मम्मी को लेके जाना, स्टेशन में रुकना, उसके बाद एग्जामिनेशन देना इतना पॉसिबल नहीं है, चलो छोड़ो मैं नहीं जाती। और फाइनली मैंने 2-3 दिन पहले डिसीजन लिया कि मैं नहीं जाऊंगी, और मैं नहीं गई। और नेक्स्ट वीक मैं डांस क्लास में गई, मुझे अपने टीचर ने इतना डांटा कि तुम मजाक समझती हो, इतना दिन तक प्रिपरेशन किया और लास्ट में तुम नहीं गई, तुमने मुझे बताया भी नहीं, और बहुत डांटा सबके सामने। ओके, मैं उनको सबके सामने क्या बोलती, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं नहीं जा पाई, मैंने वो भी नहीं बोला, ओके। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना किए हो, वो आपको सोशली बोलने में बहुत शर्म आती है आपके फ्रेंड्स के सामने, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं मूवी नहीं जा सकती, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, वो बोलना नहीं चाहते कोई भी लोग, मैं भी नहीं बोलना चाहती थी। और बहुत डांट पड़ी यार सच में, लेकिन उनका भी कोई कसूर नहीं था। और फाइनली मेरी मम्मी ने उनको बोला कि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो इसीलिए मैं उसको नहीं भेज पाई। और उसके बाद उन्होंने बोला आप मुझे बोल सकते थे, तो कम से कम उसका प्रिपरेशन अच्छा था तो वो जा पाती। सच कहूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, या फिर मुझे ये कभी भी अपने दिल से ना मतलब हाँ नहीं मिलता, कि हाँ नहीं मिलता, मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, मतलब वो मेरी दिल इजाज़त नहीं देती कि हाँ तुम किसी से पैसे मांगो, और वही मैं नहीं कर पाती थी, और मैंने नहीं भी किया। और फिर से लाइफ में नॉर्मल और भी ये वो होता रहा है, मतलब लाइफ एक ऐसी चीज़ है ना, जब आप थोड़ा सा ऐसा जाते हो, फिर ऐसा जाते हो, फिर थोड़ा सा ऐसा जाते हो, बिल्कुल एक ग्राफ की तरह होती है, ओके। और वही हुआ, थोड़ी दिन पहले मैंने एक रियलिटी शो जीता था, और इस टाइम मैंने बहुत प्रिपरेशन करने के बाद भी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के लिए नहीं जा पाई। और फिनेंशियल प्रॉब्लम तो था ही साथ, लेकिन एक बात ज़रूर है, मेरी फैमिली ना कभी नहीं टूटी, मतलब हम लोगों में, हम तीनों भाई बहन और मेरी मम्मी में इतना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है अभी भी, तब भी, कभी भी हमें बहुत दुख नहीं हुआ इन सारी बातों का, क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते थे कि ये सारी जो बातें हैं ना, मतलब ये जो प्रॉब्लम वाली लाइफ है, ये कभी ना कभी तो ज़रूर अच्छा होगा, कभी ना कभी ज़रूर बहुत अच्छा होगा। मेरी मम्मी ना वो हमेशा बोलते हैं ना, मतलब रात के बाद दिन आती है उसका वेट करती रहती थी, वो हमेशा मुझे बोलती थी, उन्होंने हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह ही पाला है। मैं बेटी हूँ, मैं दूसरे घर चली जाऊंगी तो क्या होगा, मतलब बेटी है उतना कुछ नहीं है, पराई धन है, ऐसा कुछ मेरी मम्मी बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी तुम तीनों ही ना मेरे एकदम बोलते हैं ना हिम्मत हो, तुम पिलर हो मेरी जिंदगी में, तुम तीनों के वजह से ही मेरी जिंदगी में खुशियां हैं, और तुम तीनों ही मतलब
इक्वल हो मेरे लिए। तो तुम तीनों जिंदगी में जब भी बहुत अच्छा कुछ करोगे, खुश रहोगे, मेरी जिंदगी में सारा सब कुछ अच्छा ही, मतलब उनका फीलिंग्स ये था, हम तीनों जब बहुत अच्छे रहेंगे उनकी जिंदगी में शांति आएगी, उनको अच्छा फील होगा। तो हमेशा मेरी मम्मी की तरफ देख के मैंने अपने आप को बहुत पुश करती थी। जब भी मुझे कुछ लगता था अरे मुझे नहीं करना, अब अच्छा नहीं लग रहा, फिर मैं अपनी मम्मी की तरफ देख के हमेशा उसे पुश करती रहती। और उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मैं जब शुभो के घर में गई, तब 1 ईयर मैंने कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, मतलब ना ही मैं पढ़ाई करती थी और ना ही मैं ज़्यादा कुछ करती थी। लेकिन जो डांस मेरा चलता था वो चलता था, मैं ट्यूशन देती भी थी। हाँ ऑफ कोर्स तब मैं डांस ट्यूशन देने लग गई थी, शायद मेरे 12th स्टैंडर्ड के बाद से ही मैं डांस ट्यूशन देती थी। लेकिन मेरी अर्निंग जो थी वो बहुत ही मिनिमम थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तब मेरी अर्निंग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, क्योंकि मैं बहुत सारे डांस इंस्टीट्यूशन में मतलब डांस सिखाती थी और साथ साथ खुद की जो प्रैक्टिस है उसे करती थी। और तब मेरा यही था कि हाँ ठीक है, मुझे एज अ डांसर ही खुद को स्टैब्लिश करना है। और मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा चाहती थी मैं एज अ डांसर खुद को स्टैब्लिश कर पाऊँ बहुत अच्छे से एज अ इंडियन क्लासिकल डांसर। तो मैं वही करती थी तब। और शुभ के साथ मेरी शादी हुई, उनके घर में मैं गई। मेरी जिंदगी में एक चीज हमेशा था, वो है एक दिया। पूरा घर भी अंधेरा है लेकिन एक कोने में एक दिया मेरे लाइफ में हमेशा जलता रहता है, वो मेरे दिमाग में है। वो हमेशा मुझे वो बोलता है कि अरे सब बुरा है लेकिन कुछ तो अच्छा है ना, और भी अच्छा होगा। ओके, तो वो था मेरी लाइफ में। तो उस टाइम ही वो जो दिया था वो मुझे यही बोल रहा था कि अरे त्रिशा, तेरी लाइफ में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि तू जिंदा है, तो कुछ तो कोशिश करते रहे। ओके, तो तब मैंने सोचा कि हाँ डांस करने के साथ साथ मैं सुबह उठ के डांस प्रैक्टिस करती थी, उसके बाद शाम को मेरा डांस ट्यूशन देना होता था। तो इसके बीच में मेरे पास एक लंबा टाइम रहता था और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा जितना था मेरे ससुराल में, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में निपटा देती थी। मतलब थोड़ा बहुत कुकिंग करना, अपने घर का सफाई करना, 1 से 1.5 घंटा, तो उसके बाद में मेरे पास इनफ टाइम होता था। तो तब मैंने YouTube देखना बहुत ज़्यादा करके स्टार्ट किया। इससे पहले भी मैं YouTube देखती थी लेकिन वो सिर्फ डांस के पर्पज से देखती थी कि मुझे कोई पर्टिकुलर कुछ सीखना है तो उसके वजह से। लेकिन उस टाइम मैंने YouTube को एंजॉय करना स्टार्ट किया। ओके, YouTube में मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखती रहती थी, मेकअप के, स्किन केयर के, बहुत सारा कुछ। ओके, तो फिर मैंने देखा कि अरे ये लोग बना रहे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस, मे बी दे आर मेकिंग सम मनी, मे बी, मुझे पता भी नहीं था कि YouTube से अर्निंग होती है। ओके, तो शायद मैं भी कुछ बनाऊं तो मेरा जो खाली टाइम है इसमें मैं और कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है ऐसे वीडियोस देखना, तो मैं भी बनाऊंगी, मुझे भी मज़ा आएगा। ओके, ये जो खाली टाइम है मेरा उसमें मैं कर सकती हूँ। ओके, मे भी कुछ अर्निंग आ जाए, मे भी कुछ हो जाए अच्छा, बस इतना ही। ओके, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या लेके वीडियो बनाऊँ। ओके, तो मुझे सबसे पहले यही दिखा कि DIY होम रेमेडीज, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा होम रेमेडीज में बिलीव करती है और बचपन से ही ये ऑयल लगाओ, ऑयल में ये डालो, उसके साथ वो मिलाओ, ऐसे लगाओ, ये अच्छे होंगे। तो मैंने सोचा कि हाँ यही एक अच्छी बात है कि मुझे अच्छा लगता है ऐसा चीज़ करना, मैं खुद करती हूँ तो मैं इन्हें लेके वीडियो बना सकती हूँ। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी खरीदने पड़ेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद मेरे घर में एक कैमरा था जो मेरे बड़े भैया ने दुबई से आने के बाद मुझे गिफ्ट किया था, मुझे और शुभो को। तो उस कैमरा से मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब का जर्नी। अच्छा, मैं यूट्यूब का जर्नी कभी डिटेल में बाद में बताऊंगी, अगर सभी कथा में कोई भी देखना चाहता है तो। जो भी हो, फाइनली सब कुछ अभी तक अच्छा ही चल रहा है। और जिस घर में बैठ के मैं शूट को कर रही हूँ, ये अपार्टमेंट मेरा खुद का है। जो लड़की कभी एक 10 रुपए रिक्शा के लिए नहीं स्पेंड कर पाती थी, वो चल के जाती थी डांस क्लास, तो वही है लाइफ, ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में शायद ऐसा ही हुआ होगा, तो मेरे लाइफ में भी ऐसा है। तो सब कुछ बुरा नहीं है लाइफ में, बहुत सारा कुछ अच्छा भी है। हमें बस नज़रिया को चेंज करना है और वो जो दिया है ना उसे जला के रखना है कि पूरा अंधेरा हो लेकिन वो दिया आपके मन में जलना चाहिए तब तक जब तक आप जिंदा हो। शायद उसी दिया से आज
ये उजाला है और मैं इस अपार्टमेंट में बैठ के आप सबके साथ एक सखी कथा की एपिसोड शेयर कर रही हूँ। मेरी जो स्ट्रगल पीरियड है उसके बारे में बातें कर रही हूँ। तो अगर कोई भी आप में से हो जो बहुत सारे स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हो, शायद मुझसे भी कहीं गुना ज़्यादा, तब भी मैं आपको यही बोलूँगी, उस दिए को जला के रखना प्लीज़। जब तक वो दिया है आप जिंदा हो, और जब तक आप जिंदा हो वो दिया भी है। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा भी होगा, शायद इसके बाद भी थोड़ा बहुत बुरा हो, इसके बाद भी मेरे लाइफ में भी बहुत कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन ये जो छोटी छोटी अचीवमेंट होती है ना, लाइक मेरा वो डांस रियलिटी शो जीतना, उससे मुझे काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस मिला था। या फिर आज का मेरा यूट्यूब का जर्नी जिसे लेके मैं अर्न करती हूँ, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ है। तो आपके लाइफ में भी ऐसी ही चीज़ें आएंगी, तो बस हिम्मत रखना और दिए को जला के रखना। ओके। और सच कहूँ तो मैं आज इस वीडियो को बनाने के लिए इस अपार्टमेंट में बिल्कुल भी नहीं आई थी। मैं दूसरा कंटेंट बनाने के लिए आई थी और अचानक से ना मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया, और मुझे ये सारी बातें ना, मतलब हम लोग होते हैं ना बैठ के सोचते कि अरे यार लाइफ में कितना बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ। उसके बाद मैंने स्टेज के बाद स्टेज देखा, मैंने देखा हाँ 2 चीज़ें बुरी हुई, फिर एक अच्छा चीज़ हुआ, फिर 2 चीज़ें बुरी हुई, फिर एक अच्छा चीज़ हुआ। मतलब ऐसे ही लाइफ चलता है। तो सिर्फ बुरे चीज़ों के बारे में मत सोचो, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो और दिल में हिम्मत रखो, और गॉड पे हो, किसी दूसरे पे हो, जिस पे भी आपको पूरा 100% भरोसा है, उस पर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। तो मेरे सखी कथा के एपिसोड को आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और जो लोग मुझे सोचते हैं कि मैं बहुत रोती हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। रियली सॉरी अबाउट इट। मेरे आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। জনের মধ্যে থেকে খুঁজে পাবেন একজন তার জীবনের দিশা। তৃষা 4 আর 5। এরপর 50,000 টাকা করে দুটি চেক দুজনের হাতে। প্রথমে তৃষার হাতে 50,000 টাকা চেক তুলে দিচ্ছে দেব।